देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी क्यों? जी हां, ये इसलिए क्योंकि उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इसको लेकर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीनेशन की ड्राइव प्रभावित हो रही है। 45 साल से ऊपर वाले उत्तराखंड में लगभग 27 लाख लोग हैं, जिसमें से लगभग 5.5 लाख लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं। वहीं 21 लाख लोगों को वैक्सीन की सिर्फ पहली डोज लगी है। जरूरत के हिसाब से बहुत कम वैक्सीन उत्तराखंड को उपलब्ध हो पा रही है। ऐसे में उत्तराखंड में वैक्सीन सेंटर्स प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। वह डीजी हेल्थ ने वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि कल उत्तराखंड को 1 लाख वैक्सीन की डोज मिली। उन्होंने कहा कि केंद्र से जैसे जैसे वैक्सीन की डोज मिल रही है, उसी के हिसाब से लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। डीजी हेल्थ ने यह भी माना कि जरूरत के हिसाब से वैक्सीन कम है और रफ्तार धीमी हुई है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी क्यों है? अब राज्य में वैक्सीन की किल्लत अगर है तो कोरोना से कैसे लड़ा जाए? प्रशासन की तरफ से वैक्सीन की किल्लत को क्यों नहीं दूर किया जा रहा? वैक्सीन की किल्लत के बीच सभी तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी? राज्य में ऐसी नौबत क्यों आई जो वैक्सीन की किल्लत हुई? वहीं प्रशासन की तरफ से समय रहते वैक्सीन की किल्लत को पूरा क्यों नहीं किया गया? कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से डीजी हेल्थ ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। उनका कहना है कि जैसे जैसे केंद्र की तरफ से वैक्सीन मिल रही है, उसी तरीके से वैक्सीनेट किया जा रहा है लोगों को। वैक्सीनेशन सेंटर्स हालांकि इसकी वजह से प्रभावित हो रहे हैं। अब ऐसे में कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वैक्सीन लगने में देरी क्यों हो रही है? 21 लाख लोगों को अभी तक सिर्फ सिंगल डोज लगा है। वहीं काफ़ी संख्या में अभी यहाँ वैक्सीन नहीं पहुँच पा रही है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन में देरी हो रही है। कई सेंटर्स प्रभावित हो रहे हैं इसकी वजह से। वहीं डीजी हेल्थ ने भी इस बात को स्वीकार किया है और कहा है कि केंद्र की तरफ से जैसे जैसे वैक्सीन मिल रही है, उस हिसाब से लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल इस बात का कि आखिर वैक्सीन की किल्लत हो क्यों रही है? वैक्सीन हमारी लगभग हर दूसरे दिन तीसरे दिन 1-1 लाख आ रही है, तो जिससे वो लगी रही है बच्चों को बहुत तेज़ी से। तो जो टारगेटेड पीपल हैं उतने लगने में थोड़ा सा धीमी गति हुई है, पर ये नहीं है कि नहीं लग रही है लोगों को, और वो हर दूसरे तीसरे दिन 1-1 लाख आ जा रही है। और निरंतर हमारा उद्देश्य यह है कि इस महामारी को किसी तरह से राजनीतिक और किसी तरह की से अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति में ना उतरें। और मेरा ये अपने विपक्ष साथियों से भी कहना है और अन्य दलों से भी कहना है, इस महामारी में जैसे हमारी तीरथ सिंह रावत जी और हमारे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी निरंतर कार्य कर रहे हैं, चाहे वह आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उपचार हेतु धन आवंटित करने की बात है, तो उत्तराखंड एक पहला स्टेट है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है। और उसके अलावा आप ये देखोगे अभी वैक्सीनेशन की स्थिति में हम लोग ये देखा है कि अभी जो आने वाला जो तीसरा दौर है इस महामारी का, उसको निपटने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने ऑलरेडी 525 के करीब बच्चों को चयनित करके उन पे परीक्षण की कार्रवाई कर दी है। देखिए, जिस तरीके से हर दिन पहाड़ों पर हुआ या मैदानी क्षेत्रों में केसेस कम हो रहे हैं, तो इसके लिए वाहवाही लेने की जरूरत नहीं है। सच ये है, और जैसा कि इंटरनेशनल मीडिया भी ये कह रहा है और लैंसेट जो मैगजीन है वो भी ये कह रही है कि भारत में टेस्टिंग जो है वो कम कर दी गई है। तो अगर अपनी पीठ थपथपाने के लिए आप टेस्टिंग कम करके और कम नंबर्स कोविड जो संक्रमित लोग हैं और डेथ के जो रेट है उसको करने की कोशिश करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप इससे देवभूमि की जो स्थिति है वो आगे चल के और भयावह हो सकती है। आज आप समझिए उत्तराखंड की जो मृत्यु दर है वो नेशनल मृत्यु दर से भी डबल है। मतलब कि जितने लोग देश में मर रहे हैं उससे ज्यादा जो प्रतिशत है वो
यहाँ लोगों की डेथ हो रही है। और कल का जैसा मैंने न्यूज़पेपर में देखा था कि कई अस्पताल ऐसे हैं जो कि अपनी डेथ रेट जो है वो डेथ को शो नहीं कर रहे हैं। तो ये इस तरीके की अनियमितताएं सरकार बरत रही है, जो कि मेरे ख्याल से लोगों के लिए उचित नहीं है। तो वैक्सीनेशन की रफ्तार आखिर क्यों धीमी पड़ गई है, इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता देवेंद्र भसीन जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस नेता शिल्पी अरोड़ा जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। जी धन्यवाद। सबसे पहले देवेंद्र जी आपसे सवाल, जिस तरीके से अभी तक ये कहा जा रहा था कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स देखिए किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, वैक्सीन की किल्लत हो रही है। जब 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इस तरीके से किल्लत की वजह से परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं वैक्सीन की, तो ऐसे में जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको कब वैक्सीन लगेगी और कैसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सामने आंखें रखना चाहूंगा, जो इसे साफ करेंगे कि उत्तराखंड के अंदर वैक्सीनेशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है। पहली बात तो ये कि जैसा आपने खुद कहा कि वैक्सीनेशन की दो कैटेगरी है, एक 45 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के लोग, और उसके अलावा दूसरी कैटेगरी में 18 प्लस के लोग जो है। यहाँ तक 45 साल के लोगों के ऊपर का है सवाल, उसमें केंद्र सरकार के द्वारा लगातार यह वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि सरकारी चिकित्सालयों में भी उपलब्ध है और वहाँ पर काम भी चल रहा है। वर्तमान में जैसा बताया आपने खुद भी कि करीब 21 लाख लोगों को उत्तराखंड के ये वैक्सीनेशन हो चुका है, और इसमें से करीब 8 लाख लोग अलग हैं जिनका कि टोटल जो है वो वैक्सीनेशन डबल डोज जो है उनको दी जा चुकी है। हमारी 1.25 करोड़ की आबादी में ये जो परसेंटेज है ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात एक और अभी ऐड करूंगा कि अभी जो कोवैक्सीन के द्वारा जो प्रपोजल दिया गया है कि जो वो 600 रुपये में उपलब्ध कराएंगे, और उसके लिए आईएमए और निजी चिकित्सालय जिस प्रकार से उत्साह दिखा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक और हमारा रास्ता खुलने वाला है जिसमें कि वैक्सीनेशन की एक और चीज जुड़ जाएगी, और उससे भी हमारी वैक्सीनेशन का काम और आगे बढ़ेगा। जहाँ तक 18 प्लस का सवाल है, 18 प्लस में भी जो है क्योंकि मांग ज्यादा है और उसके सापेक्ष जो है सप्लाई थोड़ा सा अधिक है, तो उसके बावजूद भी उत्तराखंड के अंदर करीब 18 लाख लोगों को जो है 1,80,000 लोगों को वैक्सीनेशन इसका हो चुका, जो हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट बहुत साफ है कि हम उत्तराखंड की संपूर्ण जनता, उधर जो 18 प्लस के करीब 50 लाख लोग हैं, हमको उनको पूरा वैक्सीनेशन कराना है। और दूसरी ओर हमने ये जो 45 प्लस से ऊपर के लोग हैं उनको भी कराना है। और 18 प्लस पर आपका सवाल उठेगा इतनी कम संख्या में क्या करेंगे, तो सप्लाई मैंने कहा कम है। इसी कारण से राज्य सरकार के द्वारा ग्लोबल टेंडर किया गया है, जिसमें कि हम सीधी जो परचेज है, वो जो कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं उन कंपनियों से भारत की भी है उसके अंदर और विदेश की भी है। और 20 लाख वैक्सीन का टारगेट हमने जो तय किया है वो स्पुतनिक जो रशिया की है, रूस की, उससे हम प्राप्त करने वाले हैं। तो राज्य सरकार अपनी पूरी ताकत से काम कर रही है, क्योंकि एक दबाव है और उस दबाव को हम स्वीकार भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक कोशिशों का सवाल है और हमारी जो टीमें हैं, जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, वो अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है, तो निश्चित तौर पर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और मिलजुल कर हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदया का एक बयान सुन रहा था, वो कह रही थी कि हमने जो है टेस्टिंग कम कर दी है। तो थोड़ा मैं इसमें संशोधन करना चाहूंगा कि मेरे पास जो ये आंकड़े हैं ये कल शाम तक के, आज के आंकड़े तो अभी और जुड़ करके आएंगे। हमारे टेस्टिंग में कोई कमी नहीं हो रही है। जैसे कि कल जो हमारे टेस्टिंग हुआ है वो 35,000 का हुआ है। 35,000 का हमारी टेस्टिंग जो है 25,000, 28,000, 35,000, 30,000 ये लगातार चल रही है। तो उसमें किसी प्रकार से हम कोई कमी नहीं कर रहे हैं। और दूसरा जब तक डेथ रेट की बात इन्होंने करी है, तो हमारा जो लेकिन टारगेट तो 50,000 का है ना देवेंद्र जी? देखिए ऐसा है ना, मैं बताया आपसे अभी जो है हमारा नहीं 50,000 का नहीं है। देखिए पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि 50,000 कैसे नहीं होगा कि उसमें जो कुंभ था, तो कुंभ के लिए हमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि 50,000 आप कुंभ में करिए, लेकिन हमने बताया उनको कि हमारी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी हम 50,000 नहीं कर पाएंगे। तो हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी बात को माना, उन्होंने स्वीकार किया कि इतना आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप पूरी ताकत से करिए, और हम पूरी ताकत इसमें लगाए भी हुए हैं। और दूसरी बात जब तक डेथ रेट की बात है, तो कोविड नंबर परसेंटेज ऑफ डेथ जो है वो कल की तारीख में उत्तराखंड के अंदर वो 1.74% का रहा है। और हमने ये भी महसूस किया, आपने देखा भी होगा
कि उत्तराखंड के अंदर एक बार बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग आ गए थे, लेकिन जब ये दूसरा म्यूटेंट आया, दूसरी लहर आई, अचानक स्थितियां बिगड़ी। और ये स्थिति केवल उत्तराखंड में नहीं, स्थितियां इसलिए भी बिगड़ी देवेंद्र जी कि पहली लहर से कोई सबक नहीं लिया गया। अगर पहली लहर से सबक लिया गया होता तो आज स्थिति उत्तराखंड की ये नहीं होती। ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं। शिल्पी जी, जिस तरीके के हालात हैं और अब जब वैक्सीनेशन को लेकर अगर रफ्तार इसी तरीके से रहेगी तो क्या लग रहा है कैसे संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकेगा? बिल्कुल बहुत खराब स्थिति है, भयानक स्थिति है। जो कोविड केसेस शहरों में थे अब वो ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ चुके हैं। पहाड़ों में बहुत खराब स्थिति है, ना वहाँ कोई टेस्टिंग की सुविधा है और ना वहाँ कोई वैक्सीनेशन की सुविधा है। मुझे समझ में नहीं आता कि भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने ये कैसे निर्णय लिया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कोविन के थ्रू कितने लोगों, कितने पहाड़ी एरिया में इंटरनेट है, कितने पहाड़ी एरिया में लोग लिटरेट हैं कि वो अपना रजिस्ट्रेशन खुद करा पाए। और ग्रामीण क्षेत्र में इतना ज्यादा फैल रहा है, टेस्ट रिपोर्ट 3 से 4 दिन में आ रही है, यानी 4 दिन बाद तो कहीं 7 दिन में भी आ रहे हैं जी, 7 दिन में भी आ रही है। तो वो संक्रमण तब तक तो वो सबको संक्रमित करता रहेगा। रही बात जो वैक्सीनेशन के आंकड़े की, ये उम्मीद हमने नहीं, आपने यानी कि सरकार ने जगाई थी लोगों में कि 1 मई से 18 वर्ष से लेकर 44 साल लोगों का पूरा देशव्यापी अभियान चलेगा और हम आपका वैक्सीनेशन करेंगे। जब आपके पास वैक्सीन नहीं थी तो इस तरीके की वाहवाही लूटने की और प्रचार करने की क्या जरूरत थी? हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन विपक्ष में हमारी भी कुछ भूमिका है। जनता हमारी तरफ देख रही है, जहां भाजपा के नेता पूरी तरह से क्षेत्र से गायब हैं। हमारे वॉलंटियर्स दिन रात काम कर रहे हैं, एम्बुलेंसेज चला रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, कोविड पेशेंट्स को खाना पहुंचा रहे हैं। 18 लाख लोगों को सेकेंड डोज ड्यू है, 18 लाख लोगों की सेकेंड डोज ड्यू है जो 45 प्लस के हैं। 5 लाख लोगों को दोनों लग चुकी हैं, यानी कि 13 लाख लोगों को अब भी सेकेंड डोज लगनी ड्यू है। अब आपके पास 1-1 लाख करके अगर आएगी, अगर आती है, आप जिस तरीके से अपना बता रहे हैं, अगर आती है तो आप 45 प्लस को सेकेंड डोज लगाएंगे या फिर आप जो 18 प्लस 18 से 44 वाले हैं उनको फर्स्ट डोज देंगे। कहीं ऐसा ना हो आपके फर्स्ट और सेकंड डोज के चक्कर में जो 18 लाख लोगों को आप पहली डोज दे चुके हैं वो भी खराब हो जाए, वो भी किसी काम की ना रहे इस चक्कर में। और पूजा जी, एक और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, जो कोविन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो पोर्टल लोग दिन रात ट्राई करते हैं, 4 बजे खुलता है और 4:15 बजे बंद हो जाता है। लोग रजिस्ट्रेशन भी कैसे कराएं? आप कैसे उम्मीद करें? ऐसे में सरकार को मेरा सुझाव है, हम लोग पूरा विपक्ष में आपका साथ देने को तैयार हैं। आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू करिए, ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग शुरू कराइए। आपकी आशा कार्यकर्ताओं के पास में ग्लव्स नहीं है, उनके पास में ऑक्सीमीटर नहीं है, वो क्या उम्मीद कर रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में आप उन लोगों को राम भरोसे छोड़ा हुआ है। उत्तराखंड का जब हम 70-80% वन और ग्रामीण क्षेत्रों में बटा हुआ है, कुछ ही शहरों में है, शहर में पॉपुलेशन जो थिकली पॉपुलेटेड है, तो गांव के लोग कहाँ जाएंगे? वो भी तो सरकार को देखेंगे। भारी प्रचंड बहुमत से आपको सरकार बनाई गई, केंद्र में आपकी सरकार है, आप ब्लेम भी नहीं कर सकते कि केंद्र में हमारी नहीं सुन रहा है। केंद्र से लें, ग्लोबल टेंडर आप प्लान कर रहे हैं, कब होगा, कैसे होगा, कब आएगी? तब तक तो हजारों लोगों को आप मौत के हवाले कर चुके होंगे। गंगा में लाशें तैर रही हैं, कौन जवाबदेही है इसकी? आप ये तो नहीं कहेंगे कांग्रेस की जवाबदेही है इसके लिए? आप सत्ता में हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, जनता को जवाब देना पड़ेगा। अस्पताल में चक्कर तो लगा के आइए, आंसू निकल जाते हैं उन लोगों की हालत देखते हुए, जब हमारे परिजन, हमारे कांग्रेस परिवार के लोग, हमारे भाजपा परिवार के लोग, हमारे आम लोग जो जवान मौतें हो रही हैं। सबसे ज्यादा काम के चक्कर में 18 से 44 साल या 50-60 साल के लोगों को निकलना पड़ता है, वही लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, कैसे करेंगे? फ्रंट लाइन वर्कर जो वॉलंटियर काम कर रहे हैं उनको भी आप कोरोना वॉरियर डिक्लेयर करिए। कैसे खतरा लेके वो घर घर में खाना बांट रहे हैं, कैसे एम्बुलेंस लोग चला के ले जा रहे हैं, कैसे लोग समाज सेवा कर रहे हैं। सरकार नाम की चीज उत्तराखंड में नहीं है कोई। आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, हमने ये किया वो किया, बड़े गंभीर आरोप है देवेंद्र जी। सबसे ज्यादा मौतें उत्तराखंड में हो रही हैं कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। क्या वाकई में ऐसा है? और सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि देखिए हाईकोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया, जब मोबाइल वैन को लेकर कहा गया था कि मोबाइल वैन जारी किया जाएगा जो लगातार ग्रामीण इलाकों में जाकर टेस्टिंग करेगा और टेस्टिंग के साथ साथ रिपोर्ट भी उनकी मुहैया कराई जाएगी। लेकिन जब टेस्टिंग के लिए करीब 1 महीने में सिर्फ 2 दिन कम
अब ऐसे में जब करीब 1 महीने बाद हाईकोर्ट की बात पर जब सुनवाई होगी और प्रक्रिया इतनी स्लो चलेगी तो कैसे टेस्टिंग में इजाफा होगा, कैसे लोगों तक जो ग्रामीण इलाके हैं वहां तक सरकार पहुंचेगी? देखिए, पहले तो मैं शिल्पी जी के जो बातों का जवाब देना चाहूंगा। एक तो उन्होंने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की, तो उनकी जानकारी में होगा कि 45 प्लस का जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, लेकिन 18 प्लस का नहीं हो रहा है। 18 प्लस की बात है। एक मिनट, हाँ मैं आता हूँ, सभी आता हूँ। जहाँ तक 18 प्लस का सवाल है, तो अभी जो हमारी डिमांड और सप्लाई की चेन है, उस चेन को हमको नॉर्मलाइज करना है और उसको नॉर्मल करते ही हम ऑफलाइन पर भी निश्चित तौर पर जाएंगे, जैसे कि हम 45 प्लस वाले में गए। एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो कह रहे थे कि पर्वतीय क्षेत्र में टेस्टिंग नहीं हो रहा, अभी जो मैंने 35,000 का आपके सामने आंकड़ा रखा है, इसमें से देहरादून और हरिद्वार एक में 8,800 और एक में 8,300 का टेस्टिंग हुआ और बाकी तो पर्वतीय क्षेत्रों का हुआ। तो ये कहना भी गलत होगा अपने आप से। इसके अलावा जो हमारी 108 सेवा है, तो सारी की सारी लगभग जो है पर्वतीय क्षेत्रों में चल रही है। और अब विशेष जो है ध्यान सरकार का, केंद्र का भी और प्रदेश का भी, वो सीधा सीधा ग्रामीण क्षेत्र में है, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण को रोकना अपने आप में बहुत जरूरी होगा। तो इन सारी परिस्थितियों में पूरी चुनौतियों के सामने रख करके काम कर रहे हैं। और दूसरा जो कांग्रेस के हमारे मित्र, हमारी छोटी बहन कह रही थी कांग्रेस बहुत काम कर रही है, तो जितना वो काम कर रहे हैं तो मैं उनको शाबाशी देना चाहूंगा। लेकिन मेरा उनसे निवेदन होगा, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कि पिछले 1.25 साल के दौर में उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के द्वारा जो काम किए गए, जो उन्होंने गिनवाए, कृपया उसका व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए। क्योंकि हमारी जानकारी में तो एक दो कामों को छोड़ दें अगर आप, तो आपकी पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन किए या केवल बयानबाजी करी, इसके अलावा कोई योगदान नहीं था। और जो बार बार कहते हैं कि इसमें सहयोग कर दीजिए लोगों को देने के लिए, एक मिनट, उस पर जो है कांग्रेस के द्वारा एक पैसे का मुख्यमंत्री राहत कोष में नहीं दिया गया, एक पैसा इनके द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में नहीं दिया गया। अभी शिल्पी जी कहेंगे हमारे एमएलए नहीं दिया, एमएलए तो सभी नहीं दिया, लेकिन बाकी पार्टी के लोगों के द्वारा या पार्टी संगठन के द्वारा एक पैसा नहीं दिया गया। तो ये जो धरना प्रदर्शन और लगातार बाधा पैदा करने के लिए कोशिशें इनकी पार्टी के अन्य नेता करते रहे हैं, तो हमारा निवेदन ये कि राजनीति होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं हो, तो चुनाव जब आएंगे तो अलग विषय रहेगा। आज की तारीख में कृपया करके हम सब मिलकर लड़ाई लग रहा है देवेंद्र जी चुनाव की चिंता अभी से है, लेकिन मरीजों की चिंता पहले होनी चाहिए। हमें नहीं है, हमें नहीं है। ये जो आरोपबाजी शिल्पी जी, मेरा सिर्फ निवेदन ये है कि इस मौके पर हम राजनीति की बात ना करके केवल जो समस्या है उसके समाधान की तरफ पूरा ध्यान दें, पूरा सहयोग करें। अभी एक कांग्रेस के नेता ने जो है अपनी फोटो छपवा दी और बड़ा भारी दिखा दिया कि अभी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जिनका क्षेत्र जनजाति क्षेत्र है, वहाँ वो नहीं दिखाई देते, वो देहरादून में धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये राजनीति करने से लाभ नहीं है। और हमारे तो मुख्यमंत्री भी फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, हमारे सभी मंत्रियों को एक जिला दिया गया है। इसलिए जब वो जाते हैं, देखिए जहाँ जहाँ उन्होंने दौरा किया, किस तरीके से ग्रामीणों ने उनका विरोध भी किया है, इस बात को भी इनकार नहीं कर सकते। देवेंद्र जी, लौटूंगी आपके पास में। शिल्पी जी काफी देर से इंतजार करिए। शिल्पी जी जवाब दीजिएगा, उसके बाद आऊंगी मैं। देवेंद्र जी, बिल्कुल हमारे बड़े भाई ने कहा कि हम राजनीति कर रहे हैं। अगर गरीब आदमी की, जरूरतमंद आदमी की, मरीज की, मरते हुए लोगों की आवाज उठाना, उनको सुविधाओं के लिए संघर्ष करना, उसके लिए सरकार को चेताना राजनीति है, तो हम राजनीति करेंगे, हम करेंगे राजनीति। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सरकार के साथ नहीं है। आप प्रदेश अध्यक्ष जी की बात कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी टीमें पूरी चक्राता एरिया में लगा रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरे प्रदेश के हैं। और अब मैं देवेंद्र जी को बता दूं, 21 तारीख को राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम पूरे प्रदेश में ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और हमें निर्देश मिले हैं कि पूरे प्रदेश में हर जिले में हम अपनी एम्बुलेंसेज चला रहे हैं। अगर आपकी सुविधाएं इतनी अच्छी हैं तो हमारे पास देहरादून में, काशीपुर में, रुद्रपुर में, पार्वतीय क्षेत्र में हमारी एम्बुलेंसेज की क्यों मांग आ रही है? क्यों हमारे वॉलंटियर्स और कार्यकर्ता ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घर घर तक पहुंचा रहे हैं? क्यों आप आशा वर्कर को, मैं आज, अगर देवेंद्र जी आप इतने वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, मैं आपको सुझाव दे रही हूँ और मांगे रख रही हूँ, आप आशा कार्यकर्तियों को प्लीज ग्लव्स पहनाइए। वो खुद संक्रमित हो रही हैं, उनके पास स्पिरिट नहीं है आपके पूरे अस्पताल में। आप सैनिटाइजर देते हैं, वो 5 मिनट बाद ठीक होता है उसका असर। स्पिरिट दीजिए जिससे वो अपने एटलीस्ट संक्रमित लोगों को हाथ लगाने से ना डरे। आप ऑक्सीमीटर नहीं दे रहे हैं,
मेरे क्षेत्र में अभी गदरपुर में कुछ परसों एक जना बीमार हुआ, मैंने आशा कार्यकर्ती को फोन किया रात को 9:30 बजे, मेरे व्यक्तिगत उसकी वजह से वो चली गई, उसके पास ऑक्सीमीटर नहीं था। अगले दिन मैंने सुबह किसी की ड्यूटी लगाई कि उस घर में जाके ऑक्सीमीटर देके जाइए। आप इलाज की बात तो दूर करिए, आप टेस्टिंग नहीं आपकी ठीक हो पा रही है। विपक्ष की भूमिका है जब सरकार काम नहीं कर रही हो उसको चेताना, और हम ये चेताते रहेंगे। आप इसको चाहे राजनीति कहिए, आप ये बात कर रहे हैं, आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि शमशान घाटों पर पूरी सुविधा हम देंगे, आपके वन मंत्री कह रहे हैं लकड़ियां मुफ्त कर देंगे। आप तो चाहते हैं प्रदेश की जनता मरे और आप उनको बढ़िया शमशान घाट दें और मुफ्त में लकड़ियां दें। आप में से किसी ने मांग उठाई देवेंद्र जी, उनकी सुविधा, जबकि जरूरत अस्पतालों की है, शमशान घाट पर व्यवस्थाओं की नहीं। मैं जवाब दूंगा। आपने किसी ने क्या, आपके किसी नेता या किसी मंत्री ने कहा कि हम इस अस्पतालों में करेंगे? आपके खुद विधायक आवाज उठा रहे हैं, आपके खुद विधायक शिकायत कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में मुंह दिखाने लायक नहीं है। आज ही खदेड़ कर आपके एक विधायक को भगाया गया है। आप जनता में निकलिए देवेंद्र जी, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आई एम श्योर आप ग्राउंड में जा रहे होंगे, आप उनका दर्द समझिए। आप हमें कह रहे हैं, मैं आपसे कह रही हूँ, आप राजनीति मत करिए, वोटों की राजनीति मत करिए, आप जनता का ध्यान रखिए। हम बिल्कुल चुप हैं, आप अस्पतालों में सुविधा दे दीजिए, आशाओं को ऑक्सीमीटर दे दीजिए, टेस्ट 24 घंटे में उपलब्ध कराइए, हम आपकी तारीफ करेंगे, हम आपको बधाई देंगे। हमने साथ दिया, आपने कहा 18 वर्ष से 44 वर्ष तक आप मुफ्त में वैक्सीनेशन दे रहे हैं, बधाई के पात्र हैं, लेकिन वो घोषणा खाली खोखली रही। आप लोगों को सेकेंड डोज देने में समर्थ नहीं है, तो आप 18 से 44 को कैसे डोज देंगे? आप बहुत अच्छा काम करिए, हम आपके साथ हैं। आपने 4 धाम यात्रा, आपने कहा कि नहीं हम नहीं होगी, ये वर्चुअल होगी, बहुत अच्छा सुझाव था। काश ये आपने कुंभ के लिए भी कहा होता, काश आप उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव नहीं करा रहे होते, काश आप कलकत्ता में लाखों लोगों की वेस्ट बंगाल में रैलीज नहीं कर रहे होते, तो आज पूरे देश में लाखों मौत नहीं होती। हमसे दर्द नहीं देखा जाता लोगों का। गरीब लोग, मजबूर लोग जब हमारे पास फोन करते हैं, खाने के लिए नहीं है लोगों के पास में, अब बेचारों के पास, जिनके पास बीपीएल के कार्ड नहीं है, उनको राशन नहीं मिल रहा है, कहाँ जाएंगे वो मजबूर लोग जो काम नहीं कर सकते हैं, वैक्सीनेशन नहीं है, दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ जाएंगे वो लोग? आप ही के पास आएंगे। हम तो सिर्फ 11 है संख्या में, आप इतने बड़े प्रचंड बहुमत से आप लोग जीते हैं, सुविधा करिए, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। जहाँ कहेंगे, मैं खुद आकर पैनल में कहूंगी कि नहीं भाजपा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और जहाँ हमारी जरूरत हो हम चाहते हैं। एक चीज और मैं पूजा जी कहना चाहूंगी, हम कहा जा रहा है हमने क्या किया, हमारे कामों की गिनती की जा रही है। बड़ी हैरानी की बात है, आप सत्ता में होते हुए कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं। आज जिन अस्पतालों में आप लोग बैठे हैं, अपने अस्पतालों में मरीजों को दे रहे हैं, वो सब किसकी देन है? जिन सड़कों पर आप आज भी चल रहे हैं, गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने का स्वर्गीय तिवारी जी ने काम किया उस समय में, एक गांव तक सड़कें पहुंचाई। जिन सड़कों पर आप चल रहे हैं, जिन अस्पतालों में आप लोगों को एडमिट कर रहे हैं, जिन IIT पे आप गुमान कर रहे हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। पहाड़ी क्षेत्रों का विकास हो, इसीलिए उत्तराखंड राज्य का उत्थान भी हुआ था। ठीक है, जवाब दीजिएगा देवेंद्र जी। जी, अभी जो शिल्पी जी ने बाद में बात कही ना, बड़ी महत्वपूर्ण कही कि आज जो हम काम कर रहे हैं वो कांग्रेस के कारण कर रहे हैं। अभी 2 मिनट पहले शिल्पी जी हमारी आलोचना करी थी कि सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने अपने समय में कोई काम नहीं किया और हमें विरासत में ध्वस्त व्यवस्थाएं मिली, लेकिन हमने देवेंद्र जी, क्या वाकई में आपको लगता है ये वक्त है इस तरीके की बातें करने का? इन्होंने कांग्रेस ने क्या किया? अभी फिलहाल पैंडेमिक अभी है जी, ठीक है। शिल्पी जी आ रही हूँ आपके पास में, शिल्पा जी सुन लेते हैं जी देवेंद्र जी को। कोविड काल के बाद चाहे हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की बात रही हो, चाहे हमारे ICU की बात रही हो, चाहे दवाओं का बात रही हो, जो हमें क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं, कोविड सेंटर बना रहे हैं, ये सारी की सारी हमारी भाजपा सरकार की देन है, कांग्रेस के द्वारा नहीं दिया गया। अगर कांग्रेस ने इतना अच्छा दिया होता तो इतनी समस्या खड़ी नहीं होती, लेकिन हम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम उससे भागते भी नहीं है। एक बात। दूसरा, शिल्पी जी ने कहा कि आप फ्रंट लाइन वर्कर्स को आप वैक्सीनेशन क्यों नहीं करते, तो फ्रंट लाइन वॉरियर्स को सबका वैक्सीनेशन, डबल वैक्सीनेशन हो चुका है, जितने भी लोग हैं, ये आपकी जानकारी में शायद होगा। तीसरी बात अभी जो इन्होंने कुंभ की बात करी, शिल्पी जी सुन लेते देवेंद्र जी को, उसके बाद आए। इन्होंने कुंभ की बात की, अभी इन्होंने कुंभ की बात करी, तो मेरा इनसे सवाल ये है कि जो पंजाब में या महाराष्ट्र में या केरल में या कर्नाटका में आपका जो बढ़ा है, म्यूटेशन बढ़ा है और बड़ी भारी विपत्ति पैदा हुई है, वो कुंभ के कारण हुई है। आप कुंभ का क्यों बदनाम करना चाहते हैं? और दूसरी बात, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के निवेदन के बाद 15 तारीख को ही
कुंभ खत्म हो गया था, उस बात को भी वह 1.25 महीना हो गया। आज भी कोरोना की स्थिति सवाल इस बात का नहीं है कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद कुंभ को सांकेतिक किया गया। सवाल इस बात का है कि आखिर क्यों, जब स्थितियां वहां पर बिगड़ रही थी, हालात जब वहां पर खराब हो रहे थे, वहां पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों ये देखा गया कि साधु संतों की नाराजगी ना यहाँ पर देखनी पड़े सरकार को? पूजा जी, 65,000 लोगों को बिना RT-PCR रिपोर्ट के वापस किया गया है। जो लोग अंदर प्रवेश कर पाए हैं वो नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर ही कर पाए हैं। एक बात सुने, SOP का पालन किया गया ना, तो मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कुंभ को लेकर बदनाम ना करें। नैरेटिव बनाना चाहते हैं आप, मेरा कहना यह कि ये लड़ाई जो है वो कुंभ की नहीं है, ये लड़ाई देश के अंदर एक बड़ी भारी महामारी की है। और अभी तो ब्लैक फंगस आ रहा है। हम राजनीति में अगर दौड़ेंगे तो कांग्रेस की सरकारें अलग और दूसरी सरकारें अलग। दिल्ली में तो कुंभ आ गया था। खड़े हो रहे हैं ना देवेंद्र जी, एक तरफ कोरोना चुनौती बना हुआ है, दूसरी तरफ वैक्सीन नहीं लग पा रही, तीसरी तरफ एक और आफत दस्तक देती हुई। नहीं, देखिए हमारा जो काम है हम तो उसमें लगे हुए हैं। कांग्रेस अपना योगदान दे, हमें पूरा उसमें धन्यवाद हम उसका करेंगे, क्योंकि लड़ाई जो है वो एक मानवता के खिलाफ लड़ी जा रही है, उसमें हमें सब मिलकर लड़ना है। कांग्रेस अपना योगदान देती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैं एक बात कहना चाह रहा था, कांग्रेस के द्वारा जो योगदान दिया गया अभी तक का, अभी जो उन्होंने बात की है कि ब्लड हम अपने डोनेशन कैंप लगाएंगे, तो अच्छी बात है। 62 आप कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, हम उसको स्वागत करते हैं। लेकिन अभी तक जो कांग्रेस के नेताओं ने घर बैठ के केवल बयान जारी किए और कांग्रेस के द्वारा केवल बयान हुआ और हमारे द्वारा काम हुआ, ये मैं इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि मेरी पार्टी पर सवाल खड़ा किया गया। लेकिन जो हमने काम किया वो हमारी जिम्मेदारी हम करेंगे। जिम्मेदारी आपकी है, सरकार आपकी है, तो सवाल तो आप ही से पूछे जाएंगे ना देवेंद्र जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही बरकरार है कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए एकमात्र जरिया जो वैक्सीन है, अगर वैक्सीन की रफ्तार इसी तरीके से धीमी पड़ती रहेगी तो फिर उत्तराखंड की जनता को आखिर वैक्सीनेट कैसे किया जाएगा और कैसे इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए TV 100 के साथ। नमस्कार।